संसार में मृदा संसाधन का अपन इसी क्रम में चल रहे थे। विश्व में मृदा का जो मिट्टी जो प्राकृतिक संसाधन है उसका मिट्टी का वर्गीकरण, मिट्टी की उपयोगिता और मृदा के संबंध में अपना टॉपिक चल रहा था। मिट्टी संसाधन अर्थात मृदा संसाधन एक प्राकृतिक अजैविक संसाधन है, विशेष करके जो कृषि के लिए एक उपयोगी संसाधन है। जितने भी जीव या जितने भी जो जैविक क्रियाएं हैं वो मिट्टी में संपादित होती हैं और मिट्टी में ही पूर्ण होती है। तो मिट्टी आज इसी क्रम में अपन प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि मृदा की परिच्छेदिका, मृदा की परिच्छेदिका। तो मिट्टी की परिच्छेदिका अर्थात है सॉइल्स प्रोफाइल, सॉइल से प्रोफाइल, मिट्टी की परिच्छेदिकाएं क्या होती हैं। इससे पहले अपन ने मृदा के बारे में कुछ उसका जो सक्रिय प्रभाव, निष्क्रिय प्रभाव, मृदा को परिभाषित करने वाले विद्वानों की कुछ परिभाषाएं, विल्कोक्स ने क्या कहा था, वाइजे और रेनर ने क्या कहा था मृदा के बारे में वो जाना था, और कोल ने किस किस प्रकार से परिभाषित किया मृदा को, और मृदा की जो सामान्य परिभाषा है, मृदा कहते किसको है, जिसमें अपने कारक है, जिसमें जलवायु है, समय है, ये जीवीय जो जीव है उनके बारे में अध्ययन किया था। इसी क्रम में मृदा जो मिट्टी संसाधन है वो आज अपन उसकी प्रोफाइल्स के बारे में जानेंगे। मृदा की कुछ परिच्छेदिकाएं होती है, मृदा की कुछ परत होती है, परतों के रूप में मृदा होती है। मृदा की कुछ परत होती है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे की आधार शैल तक, पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे की आधार शैल तक मिट्टी की ऊर्ध्व काट, ऊर्ध्व काट का मतलब जैसे मिट्टी की ऊर्ध्व काट, अर्थात ऊर्ध्व काट को ही मिट्टी परिच्छेदिका कहते हैं। कहने का तात्पर्य पृथ्वी की ऊपरी सतह के नीचे आधार शैल तक मिट्टी की जो ऊर्ध्व काट होती है उसी को मिट्टी की प्रोफाइल से या मृदा की परिच्छेदिकाएं जो सोइल्स प्रोफाइल्स के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब जो पृथ्वी की ऊपरी सतह जिसका अपने विचरण करते हैं और उस ऊपरी सतह से जो जो नीचे की गहराई की ओर जाते हैं तो उसमें जो ऊर्ध्व काट होती है उनका ऊर्ध्व काट को मिट्टी की परिच्छेदिका कहा जाता है। यह मिट्टी के विभिन्न जो क्षितिजों, जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्षितिजों यानी कि हॉरिजॉन्टल अर्थात स्तरों को प्रदर्शित करती है, यानी कि उनकी परत या स्तरों को प्रदर्शित करती है। ये स्तर भिन्न भिन्न रंगों तथा गठन के होते हैं। ये सभी स्तर भिन्न भिन्न रंगों और गठन के होते हैं। कभी कभी ये स्तर एक से दूसरे में धीरे धीरे मिश्रित होते हुए परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार से इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कभी कभी तीव्रता से ये पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अर्थात है कहने का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की मिट्टी की भिन्न परिच्छेदिकाएं होती हैं। सामान्यतः मिट्टी परिच्छेदिका के 3 रूप होते हैं। मिट्टी परिच्छेदिका के 3 रूप होते हैं। कैसे? जैसे अंग्रेजी के अक्षरों के द्वारा, सांकेतिक अक्षरों के द्वारा ए, बी और सी, ए, बी और सी, ए, बी और सी, अर्थात ए स्तर, बी स्तर और सी स्तर, यानी कि प्रत्येक प्रकार की मिट्टी की भिन्न भिन्न परिच्छेदिकाएं होती हैं। और सामान्यतः जो मिट्टी की परिच्छेदिकाओं के एक 3 भाग बनाए गए हैं, 3 भाग होते हैं और 3 भागों को ए, बी एंड सी, ये 3 भाग बना दिए। ये तीनों स्तर या ये तीनों जो भाग हैं
ये वास्तविक जो मर्दा है उनमें अलग अलग विशेषताओं के रूप में प्रकट किए जाते हैं। जैसे क्षितिज जो एक अवमर्दा होती है और उसके बाद में जो क्षितिज अधःस्तर सेल होती है उसका नाम एक डी स्तर दे दिया। उसका नाम क्या दिया? डी स्तर। कहने का मतलब वास्तविक मर्दा में ए क्षितिज को अपक्षालन, कहने का मतलब है कि जो अवक्षालन की क्रिया होती है वो ए स्तर को देती है। ऊपर की परत होती है ए स्तर, अवक्षालन, इसको बोलते हैं जोन ऑफ है, जो इवोल्यूटिव जोन बोलते हैं इसको। तथा बी क्षितिज जो एक सम क्षेत्र होता है, जिसको बोलते हैं अपने समरेखा, जिसको वो होता है बी। और ए स्तर में ऊपरी भाग गहरे रंग का, ए स्तर में ऊपरी भाग गहरे रंग का। कहने का मतलब है कि ये तो ए स्तर हो गया और इसका जो ऊपरी भाग है वो गहरे रंग का। और जितने भी ये पेड़ पौधे उगते हैं इनकी जड़ें होती हैं वो इनमें होती हैं। जितने भी पेड़ पौधे ये इन्हीं में होते हैं। ये ए हो गया, तो ए का जो ऊपरी भाग है वो गहरे भूरे रंग का होता है। कहने का मतलब ये कार्बनिक या जैव पदार्थों से, कार्बनिक या जैव पदार्थों से संबंध होता है और निचला जो भाग है वो हल्के रंग का तथा निक्षालन, जो लीचिंग बोलते हैं अपने, निक्षालन की क्रिया वो निचले भाग में अधिक होती है। लीचिंग अर्थात निक्षालन क्या होता है कि अधिक वर्षा, जब वर्षा का पानी धरातल पर गिरता है तो उसके साथ में जो घुलनशील पदार्थ होते हैं, जो एक प्रकार के जो उपजाऊपन के कण हैं वो पानी में घुल जाते हैं। जो घुलनशील, जो बारीक महीन कण होते हैं वो मृदा के नीचे चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि ऊपरी परत है वो छलनी का काम करती है और वो छड़ करके नीचे चले जाते हैं, मोटे कण ऊपर बच जाते हैं। तो मोटे कणों को अनुपजाऊ कण माना जाता है, नीचे जो चले जाते हैं वो उपजाऊ कण होते हैं। इस क्रिया को निक्षालन बोलते हैं अर्थात लीचिंग बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होती है ये लीचिंग होती है। तो अनुपजाऊ हो जाती है मृदा लीचिंग क्रिया से। तो नीचे जो इसके नीचे जाएगा ये बैठेगी तो उसको उसमें निक्षालन की क्रिया बढ़ती जाएगी। बी जो क्षितिज होता है वो अधिक गहरे रंग का होता है, यानी कि ए हल्के रंग का होता है और इसके नीचे ठीक दूसरी परत होती है बी, वो थोड़ी सी गहरे भूरे रंग की होती है। और इसमें जो ए का जो पोर्शन है वो नीचे से निक्षालन की क्रिया द्वारा बी में चला जाता है। जैसे ये गहरे भूरे रंग की होती है तथा कोलाइड्स की मात्रा अधिक इसमें संचयन का क्षेत्र होता है। सी इससे आगे वाला क्षितिजीय अपक्षालन पैतृक सेलों का क्षेत्र होता है, प्रधान सेलों का। और इन क्षितिजियों के बीच एक जो ट्रांजैक्शन जोन बोलते हैं अपने, संक्रमण स्तर वो होता है। संक्रमण स्तर होते हैं। इन क्षितिजियों की गहराई विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में भिन्न भिन्न पाई जाती है। इस प्रकार से मिट्टी की जो परिच्छेदिका है वो जो ऊर्ध्वाकार के रूप में होती है, ए बी सी ये परतें चलती रहती हैं। और इन परतों से जैसे पेड़ पौधे उगते हैं वो उसे गहरे हल्के रंग की, फिर ये थोड़ी ज्यादा भी गहरे रंग की, इस प्रकार से एक प्रकार की मिट्टी की परिच्छेदिका प्रोफाइल के बारे में। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, यानी मिट्टियों का वर्गीकरण। मिट्टियों का वर्गीकरण ये आता है, यानी मृदा का वर्गीकरण। मिट्टियों के वर्गीकरण के अनेक आधार हैं। मिट्टियों के वर्गीकरण के अनेक आधार हैं। जैसे अनेक आधारों को मान करके मिट्टी का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के लिए भू स्थिति के अनुसार, भू स्थिति अर्थात जमीन की लोकेशन के अनुसार ये देखें तो अपशिष्ट मृदा बोलते हैं अपने के, जिसको एक होती है परिवाहित मृदा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह करके चली जाती है, नदियों द्वारा, पवन द्वारा, जैसे बहती हुई हवा और अपने उड़ती हुई हवा और बहता हुआ जल, ये मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है तो वो मृदा कहलाती है। एक पानी जब जाता है तो बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ में बह करके मृदा होती है तो वो एकत्रित हो जाती है, जिसको एलुअल मृदा बोलते हैं।
चिक्का मृदा होती है उसका निर्माण होता है। हिम नदियों द्वारा, जैसे हिम नदियां होती हैं वो भी मृदा का एक स्थान से ग्लेसिकल सॉइल्स बोलते हैं इसको, और एक वायु द्वारा जो परिवाहित मृदा होती है वो भी बह करके चली जाती है। तो मिट्टियों का एक तो होता है भू स्थिति के अनुसार, एक पैतृक शैलों के अनुसार। पैतृक शैलें, जैसे मिट्टी के वर्गीकरण में पैतृक शैलें जो प्रधान शैलें होती है मुख्य जब पृथ्वी का निर्माण होता है, जैसे ग्रेनाइट मिट्टियां, ग्रेनाइट की चट्टान होती है तो उसमें ग्रेनाइट की मिट्टियां, लाल मिट्टियां, जैसे रंग उसका लाल पड़ जाता है जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होता है, पर्वतीय क्षेत्र होता है तो वो लाल मिट्टियां हैं, जिसको लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। ईंट के समान के जो पर्वतपदीय क्षेत्रों में पाई जाती है, पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है लाल मिट्टी, तो इस प्रकार से लाल मिट्टी हो गई, वे पैतृक शैलों के आधार पर होती है। और चूने की मिट्टी, जैसे कहीं चूना पदार्थ चट्टान है तो वो चूने की मिट्टी कहलाती है, तो वो चूने की मिट्टी होगी, ये तो होगी पैतृक शैलों के अनुसार। और भू स्थिति के अनुसार जैसे अपशिष्ट मिट्टियां हैं, परिवाहित मिट्टियां हैं, नदियों द्वारा एकत्रित की गई मिट्टियां हैं, और हिम नदियों द्वारा निर्मित की गई मिट्टियां हैं, वायु द्वारा परिवाहित की गई मिट्टियां हैं, ये हो गई भू स्थिति के अनुसार। गुण के आधार पर, जैसे गुणों के अनुसार करें तो इसमें कलर आता है। कलर, जैसे मृदा का वर्गीकरण में अपन गुण के आधार पर बांटे तो रंग के आधार पर, गुण के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया है। गुण के आधार पर कई सब डिवाइडेशन है, इनमें उपभाग किए गए। जैसे पहला है रंग के आधार पर, गुण के आधार पर में रंग के अनुसार मिट्टी होती है, जैसे भूरी, काली, कत्थई, पीली, लाल, ये सब क्या है रंग के आधार पर है। ये गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसमें गुण है अलग अलग, जैसे काली मिट्टी क्या है, उपजाऊ मिट्टी है, तो इस प्रकार से भूरी रेतीली मिट्टी है, कहीं पर किसी भी फसल के लिए लाभदायक है, जैसे फास्फोरस युक्त होती है, चूना युक्त फास्फोरस युक्त होती है, कत्थई मिट्टी होती है, वो पहाड़ी ढालों पर बागायती कृषि के लिए बड़ी उपयुक्त होती है। तो भूरी रेतीली मिट्टी है वो खाद्यान्न की फसलें होती है, जैसे बाजरा है, गेहूं है, जौ है, ज्वार है, इनके लिए होती है। और काली मिट्टी कपास के लिए उत्पादन के लिए होती है। तो अलग अलग इसमें रंगों के आधार पर, इसमें गुणों के आधार पर। फिर है कणों के आधार पर, जो कण है मृदा के कण, जैसे बलुई मिट्टी, बालू जिसको बोलते रेतीली मिट्टी, दोमट और चिक्का, ये कणों के आधार पर है, यानी अलग अलग कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया गया है। फिर अम्लीय, जैसे अम्लीय मिट्टी है ना, वो भी अपने अपने कणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे कणों के अनुसार यदि मिट्टी का वर्गीकरण करें तो उसमें बलुई है, दोमट है, अपने सिल्ट है, और चिक्का है, और एसिड बोलते हैं जिसको अम्लीय है, क्षारीय है। अम्लीय और क्षारीय ये दो भाग साथ साथ चलते हैं। जहां पर क्षारीयता की मात्रा अधिक होती है वो क्षारीय हो गया, और जहां अम्लीय वर्षा के साथ साथ में अम्लीयता ज्यादा बढ़ जाती है, पीएच मान से या तो ऊंचा या नीचा, जो सामान्यतः पीएच मान होता है मृदा का 6-7, और उससे या तो नीचा या ऊंचा, तो अम्लीय और क्षारीयता। और जिसको क्षारीय मृदा कहते हैं, क्षारीय मिट्टी कहते हैं। एक होता है वातावरण के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार, इसी में गुण के आधार पर चल रहे अपने वातावरण के अनुसार। जैसे पर्वतीय, ये इन्वायरमेंट के अनुसार होता है। मैदानी, मरुस्थलीय, यानी धरातल का जो उच्चावच होता है, धरातल की जो बनावट होती है, फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है, उनके अनुसार जो मिट्टी का वर्गीकरण है उसमें उसको वातावरण के अनुसार एक डिवाइडेशन कर दिया। और वातावरण में जैसे पर्वतीय है, मैदानी है, मरुस्थलीय है, समुद्र तटीय है, ये सभी मिट्टियां किसमें जाएंगी, अपने वातावरण के अनुसार वर्गीकरण में जाएगी। इसमें स्ट्रक्चर आ गया, फिजिकल स्ट्रक्चर में आ गई। पर्वतीय मृदा अलग होती है। मैदानी क्षेत्रों में हर वर्ष नदियों द्वारा कांप मिट्टी का जमाव होता रहता है, उपजाऊ मिट्टी होती है, चिक्का मिट्टी होती है। पर्वतीय मृदा लाल रंग की, पथरीली और अपने कठोर मृदा होती है, जबकि इसमें पर्वतीय मृदा में कण मोटे होते हैं, और इसमें जो मैदानी क्षेत्रों में होती है उन क्षेत्रों में चिक्का मिट्टी है, उनके कण महीन होते हैं, बारीक होते हैं। लोइस का मैदान है चीन में बहुत बड़ा, तो वो बारीक कण महीन से। मरुस्थलीय मृदा है, उसमें पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और कण बड़े होते हैं। मरुस्थलीय में भी जैसे अर्ध मरुस्थलीय है, रेतीली मरुस्थलीय है, कण थोड़े बड़े होते हैं। और मरुस्थलीय मृदा में रेत, जिसमें अपने सैंडस्टोन बोलते हैं, तो इसमें भी कई भाग हैं।
और एक होती है समुद्र तटीय, जो समुद्र की लहरें चलती हैं और तटों के सहारे जो मृदा होती है उसमें बलुई मृदा तो होती है, उसमें विशेष करके जो अपने बलुई एक विशेष प्रकार की जो मृदा होती है वो तटीय मृदा में पाई जाती है। अब मिट्टी चक्र की अवस्था के अनुसार, जो मिट्टी जो चक्र की अवस्था के अनुसार, ये भी एक वर्गीकरण है। जैसे अपने मिट्टियों का वर्गीकरण में द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल्स, इसमें पढ़ा था कई आधार, जैसे पैतृक शैलों के अनुसार पहला, भू स्थिति के अनुसार दूसरा और गुणों के अनुसार तीसरा। इसी क्रम में चौथा आता है अगला, मिट्टी चक्र की अवस्था के अनुसार, यानी जो मृदा का चक्रीकरण होता रहता है, जो जैसे एक तो होती है पुरातन काम मृदा और एक होती है नवीन काम मृदा, अर्थात बांगर और खादर नाम आता है, बांगर और एक खादर। अब ये दो भाग हैं, जैसे गंगा के जो अपने हिमालय क्षेत्र से शिवालिक श्रेणियों से जो नदियां भूमिगत होती हैं, जिसमें तराई और भाबर, ये दो क्षेत्र तो अलग है। तराई और भाबर के बाद में जस्ट आता है खादर और बांगर। अब खादर बांगर में बारीकी से अंतर है कि बांगर तो वो क्षेत्र है जहां पर पहले बाढ़ आया क्या करती थी, वो क्षेत्र हो गया, पानी आना, पानी ऊपर चढ़ना बंद हो गया और काम मृदा का, नवीन काम मृदा का जमाव बंद हो गया। और एक होता है खादर, इसके विपरीत, जो प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती है और नवीन काम मृदा का जमाव होता रहता है और उसको बोलते हैं खादर। तो इस प्रकार से इस मिट्टी का नाम हो गया नई मिट्टियां, मिट्टी चक्र की अवस्था के अनुसार नई मिट्टियां, जिसको अपने यंग सॉइल्स बोल सकते हैं, यंग सॉइल्स यानी नवीन काम मृदा। और एक होती है जैसे नवीन काम मृदा, तो खादर का उदाहरण ले लो कि उसमें वो यंग सॉइल्स होती है, नवीन काम मृदा का जमाव होता रहता है बाढ़ क्षेत्रों में, जिस नदियों में बाढ़ आती है, कोसी है, बिहार में कोसी है, अपने इसमें दामोदर है, ये नदियों भारत में उदाहरण ले तो बहुत दुनिया में जैसे बाढ़ आने वाले जो क्षेत्र है, यांगटी सिकियांग है, हांगो है चाइना में, इन नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। तो बाढ़ वाले क्षेत्रों में क्या है कि नवीन काम मृदा का जमाव रहता है, जिसकी नवीन मिट्टियां यंग मृदा बोलते हैं इसको। एक वो जो कोई बात है जो बांगर वाला क्षेत्र है, उसमें उसको परिपक्व मृदा भी कहते हैं, अपने मेच्योर हो जाती है वो मृदा, उसको क्या कहते हैं, मेच्योर सॉइल्स। और एक बूढ़ी हो जाती है मृदा, जिसको वर्ध मृदा भी कहते हैं, क्योंकि जमते 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 नीचे गिर जाती है और वो अपना उपजाऊपन भी खो देती है उसमें, क्योंकि उसमें नवीन काम मृदा का जमाव होता नहीं है और वो अपनी उपजाऊपन का वो खत्म हो जाते हैं, तो उनको क्या है, वर्ध काम मृदा की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार से मिट्टी चक्र की अवस्था के अनुसार सबसे, जैसे मानव की अवस्था होती है, पूर्व शस्यावस्था, शिष्यावस्था, बाल्यावस्था, तो इसी प्रकार से मृदा के भी चक्कर होते हैं कि सबसे पहले नवीन काम मृदा का जमाव होता है, जिसको नई मिट्टी कहते हैं, फिर वो परिपक्व हो जाती है तो उसका मैच्योर सॉइल्स के नाम से जाना जाता है, और वो फिर बूढ़ी हो जाती है, तो बूढ़ी होने के बाद में वर्ध मृदा कहलाता है। इस प्रकार से मिट्टी चक्र की अवस्था में इस प्रकार से चार आधार मान करके मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। मिट्टियों के वर्गीकरण को पैतृक शैलों के आधार पर और भू स्थिति के अनुसार और गुणों के अनुसार और मिट्टी के चक्र की अवस्था के अनुसार। अब इसी क्रम में जैसे अपने पेडाल शब्द आता है, पेडाल शब्द है ना, वो जैसे PEDALFER, ये शब्द वैसे नाम से विदित है। जैसे इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम और फेरियम, यानी कि लोहे की मात्रा, एल्यूमिनियम और लोहे की, पेड मीन्स क्या होता है, मर्दा होता है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है पेड मीन्स क्या होता है, मर्दा होता है। तो पेड़ शब्द पहले लग गया और आफ शब्द बाद में लग गया। अब ये बड़ा ये वैज्ञानिक शब्द आ गया। अमेरिका में सबसे पहले मिट्टी का वर्गीकरण किया गया था। अमेरिका में सबसे पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मार्बट नाम का विद्वान था, मार्बट, मित्रों ध्यान देते, मार्बट ने सबसे पहले देश की मृदा को वर्गीकरण किया था। मार्बट संयुक्त राज्य अमेरिका में वो मिट्टी विशेषज्ञ था। इन्होंने क्या है कि पेडाल पर ये शब्द कुछ दिए थे। तो पेडाल पर क्या है, पेडाल पर एल्यूमिनियम तथा लोहे का एक, जैसे पेड मीन्स क्या होता है, पेड मीन्स होता है मर्दा, पेड, ये ऐसे शब्द बनाए देखो, PED प्लस AL प्लस FER, कहने का मतलब पेड मीन्स मर्दा, AL मीन्स ये प्रतीक है, एल्यूमिनियम है, और FE ये लोहे का प्रतीक है। फेरियम होता है ना, फेरियम, तो लोहे की मात्रा इसमें
ज्यादा होती है। तो पेडाल्फर यानी कि जिस मृदा में लोहे की मात्रा एल्यूमिनियम और लोहे की प्रधानता है उसका नाम क्या दिया? पेडाल्फर मृदा। कहने का मतलब है कि मिट्टी चक्र की अवस्था के अनुसार अपन ने जो 3 मिट्टियां पढ़ी थी, नई मिट्टियां, परिपक्व मिट्टियां तथा वर्ध मिट्टियां, तो इन 3 में परिपक्व मिट्टियों के 2 प्रमुख वर्ग हैं। परिपक्व जो मिट्टी है, जो अपनी मैच्योर सॉइल्स बोलते हैं इसको, मैच्योर सॉइल्स में 2 वर्ग हैं, एक तो पेडाल्फर है और एक पेडोकल है। पेडोकल 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 यानी कि पेडोकल, ये 2 वर्ग है। ये है किसमें? ये परिपक्व मृदा में। परिपक्व मृदा में 2 मुख्य रूप से आधार होते हैं, जिसमें एक तो हो गया पेडाल्फर और एक पेडोकल। कहने का मतलब है कि पेडोकल और पेडाल्फर परिपक्व मिट्टी में। पेडाल्फर अगर देखा जाए, पेडाल्फर को अगर डिफाइन करें अपने पेडाल्फर मृदा, तो जिन मिट्टियों में एल्यूमिनियम तथा लोहे का एकत्रण होता है, नाम से ही है एयर और एसिड, यानी कि एल्यूमिनियम और फेरियम जिसको लोहे का प्रतीक है, उसका एकत्रण होता है और इनमें ह्यूमस की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। ह्यूमस की मात्रा कम होती है, तो ऐसी मृदा को क्या कहेंगे? पेडाल्फर। ह्यूमस की मात्रा कम होगी, लोहे की मात्रा ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा होगी, तो ऐसी मृदा को पेडाल्फर मृदा के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम जो पेडाल्फर मृदा है वो अम्लीय होती है। पेडाल्फर मृदा कैसी होती है? अम्लीय। पेडाल्फर मृदा में अम्लीय के गुण पाए जाते हैं। अम्लीय होती है तो इस प्रकार से इसमें कौन कौन से जिसमें हो गए 2 भाग हो गए, पेडाल्फर अपने और पेडकोल। पेडाल्फर और पेडकोल, पेडाल्फर और पेडकोल, ये 2 हो गए। किसमें? परिपक्व परिपक्व में 2 हो गए, जिसमें पेडाल्फर की क्या विशेषता है? एल्यूमिनियम और लोहा, ह्यूमस की मात्रा कम और अम्लीयता ज्यादा होती है। ये मिट्टियां आर्द्र वन प्रदेशों तथा सवाना जैसी लंबी घास के क्षेत्रों में पाई जाती है। आर्द्र वन क्षेत्रों तथा सवाना जैसी घास के क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। कौन सी? पेडाल्फर। यानी कि पेडाल्फर मृदा जो सवाना घास के मैदान है, अफ्रीका में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान, लंबी लंबी घासें होती हैं, अल्फाल्फा घास, वो अपने अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना में अल्फाल्फा नाम की घास होती है, 5-6 मीटर, जो दुधारू पशुओं के लिए जाती है। तो सवाना घास जो है, लंबी लंबी घास के क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। दूसरी आती है पेडोकल। कौन सी? पेडोकल। पेडोकल यानी कि पेडोकल, कहने का मतलब कि पेडोकल मिट्टी में चूने का अंश अधिक होता है। चूने का अंश अधिक होता है, यानी कि उसमें चूने की प्रधानता जिसमें ज्यादा हो, चूने के अंश ज्यादा हो, तो उसको पेडोकल नाम दिया गया है। ये मिट्टियां शुष्क होती हैं, अर्धशुष्क भी होती हैं और उपात्र जलवायु के प्रदेशों में मिलती है। ये अम्ल रहित होती है। पेडोकल मृदा अम्ल रहित होती है, यानी इसमें अम्लीय गुण नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से अपन ने कुछ मिट्टियों का वर्गीकरण किया था और मिट्टी में जो मेच्योर है, परिपक्व है, वो 2 भागों में अध्ययन किया था। अब आता है मिट्टियों के वर्गीकरण की जो योजना है, प्लानिंग के तहत जो स्कीम ऑफ सॉइल्स क्लासिफिकेशन जिसको नाम से, यानी कि किन योजनाओं के तहत मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है। मिट्टियों के वर्गीकरण की योजनाएं, कहने का मतलब है जो स्कीम्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में, जो योजनाओं के तहत उसमें क्या है? जलवायु है, वनस्पति है, मृदा आकारिकी है, जिसको सॉइल्स मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। सॉइल्स मॉर्फोलॉजी यानी कि मृदा की आकारिकी, ये सभी जो जलवायु, वनस्पति तथा मृदा की आकारिकी के संयुक्त आधार पर सबसे पहले अर्थात सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिकों ने मिट्टियों का विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। रूसी वैज्ञानिकों ने मिट्टियों का एक बहुत विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इनमें
जो मुख्य रूप से जो वैज्ञानिक है उसमें डोकुचावे यानी डोकुचावे है ना, डोकुचावे है ना, इसमें डोकुचावे ये मृदा रूसी मृदा विशेषज्ञ डोकुचावे यानी डोकुचावे रूसी वैज्ञानिक है, मृदा विशेषज्ञ, और इन्होंने मिट्टी का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था विस्तृत। तो इसमें डोकुचावे जो सबसे इंपोर्टेंट माना जाता है, डोकुचावे का वर्गीकरण है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए डोकुचावे ने मिट्टियों का वर्गीकरण करते समय दो आधार माने थे जो सामान्य या कटिबंधीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दो आधार माने थे, एक तो सामान्य और एक कटिबंध, जोन्स बोलते हैं इसको। तो सामान्य या कटिबंध मिट्टियां, इनको जोनल सॉइल्स के नाम से इन्होंने, जिसको कटिबंध का मतलब हुआ उत्तरी कटिबंध, टेगा, वन स्टेपी, चरनोजम, मरुस्थलीय स्टेपी, मरुस्थलीय, उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय वन। ये क्या है? ये सब कटिबंध है, जोन्स है, ये सारे जोन्स है। और इसके आगे जैसे उत्तरी इन्होंने क्या है कि जो अपने बोरवेल बोलते हैं, बोरवेल प्रकार के वन, तो उनको बोरवेल को इन्होंने क्या कहा, बोरियल जो वन होते हैं, बोरियल जो क्षेत्र माना जाता था उसको उन्होंने उत्तरी कटिबंध में रखा था। उत्तरी कटिबंध में मिट्टी जैसे अपने टुंड्रा शब्द लेते हैं, टुंड्रा और टेगा जो जमे हुए महाद्वीप है जिसको हिमाच्छादित क्षेत्र बोलते हैं, उनमें क्या है कि टुंड्रा प्रकार की मिट्टी अर्थात गहरी कत्थई मिट्टी, गहरी कत्थई, एक तो हो गया टुंड्रा, और दूसरा इन्होंने जो कटिबंध माना था वो माना था टेगा। किन्होंने माना था? ये डोकुचावे, जो रूसी मिट्टी विशेषज्ञ है डोकुचावे, इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था मिट्टी का संसार में सबसे पहले। फिर आता है वन स्टेपी, ये टेगा में हल्की भूरी और जो पोर्टजोली मृदा है, पोर्टजोली, अपन ने जो पोर्टजोली मृदा किया था जिसमें पेडाफल है, पेडोकोल है, ऐसी मृदा, तो इस प्रकार से भूरी और पोर्टजोली मृदा। अब वन स्टेपी भूरी व गहरी मिट्टियां, चरनोजम, जिसमें चरनोजम का मतलब ये हुआ कि चेस्टनट व कत्थई प्रकार की मृदा, और मरुस्थलीय स्टेपी, मरुस्थलीय जैसे इन्होंने कटिबंध तो मरुस्थलीय दे दिया और मिट्टी का वायु द्वारा निर्मित मिट्टी मान लिया, और मरुस्थलीय मिट्टी को रंग कैसे दे दिया, पीली मिट्टी मान लिया। और एक आता है उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय है जिसमें लेटेराइट व लाल मिट्टी का रंग दे दिया, मिट्टी का प्रकार इन्होंने लेटेराइट और लाल मिट्टी का। इस प्रकार से कुल मिलाकर के मिट्टियों के वर्गीकरण की जो योजनाएं हैं उनमें सबसे पहले रूसी वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया, और रूसी वैज्ञानिकों में भी डोकुचावे का वर्गीकरण सबसे प्रसिद्ध है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके बाद में अपने देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक जो मार्बट है, मार्बट ने एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और मार्बट की मान्यता जो है वो मिट्टी की गतिशीलता जो प्राकृतिक प्रक्रमों है उसको आधार मान करके एक मार्बट ने वर्गीकरण किया था कि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसको आधार मान करके। तो कुल मिलाकर के मिट्टियों का जो वर्गीकरण है वो अगले अपने पार्ट में करेंगे, क्योंकि इस पार्ट में अपन ने मिट्टी की परिच्छेदिका और मिट्टियों का जो योजनाओं के तहत किया था। इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो मिट्टी की परिच्छेदिका है और मिट्टियों की वर्गीकरण की जो योजनाएं हैं उनमें सारी जो आती हैं, जिसमें असामान्य मिट्टी है और सामान्य मिट्टी है, संक्रमणीय मिट्टी है। तो इस प्रकार से सामान्य, असामान्य और संक्रमणीय मिट्टी ही इसको जाना जाता है। अगले वीडियो में अपने मिट्टियों का जो वर्गीकरण है वो जारी रखेंगे। धन्यवाद।